अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। वफाकी हुकूमत ने कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर तोशा खाना का 21 साला रिकॉर्ड अपलोड कर दिया है और दस्तावेज़ के मुताबिक खान साहब ने तोशा खाना से 8.5 करोड़ रुपए की डायमंड गोल्ड घड़ी हासिल की है। उन्होंने 56 लाख रुपए के कफलिंग्स का पेयर भी लिया है, 15 लाख रुपए का कलम और तकरीबन 90 लाख रुपए की अंगूठी भी रखी। इन्हीं दस्तावेज में बताया गया है नाज़रीन के खान साहब ने ये चारों चीज़ें जो ली, इसके 3 करोड़ के करीब रकम खान साहब ने अदा की है। इसके साथ साथ बहुत सा माल खान साहब माल मुफ्त दिले बेरहम की मानंद भी ले गए हैं, जिसमें टेबल मैट, गुलदान, शीशे के ग्लास, कालीन, चादरें और टी सेट्स शामिल हैं। मुफ्त का माल कानूनी बनाकर रखने का काम सिर्फ खान साहब ने नहीं किया, बल्कि माजी में भी हमारे हुक्मरान कुछ ऐसा ही काम करते रहे। अच्छा जी, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपने साथ की तरह मुफ्त में गुलदान ले गए, टी सेट, ग्लास सेट, हद तो ये है कि मोमबत्ती स्टैंड भी वो मुफ्त में अपने साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा मियाँ साहब रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स का पेयर और कलम, जिसकी कीमत का तखमीना 11,85,000 रुपये लगाया गया है, उसके 2,43,000 अदा करके साथ ले गए। मियाँ साहब को 42 लाख की मर्सिडीज़ भी मिली, जो वो 6 लाख में साथ ले गए। मरियम नवाज सिर्फ अपने साथ एक पाइनएप्पल का कार्टन लेकर गई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 2008 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 5 लाख मालियत की घड़ी अदायगी करके खुद रख ली। 2009 में साबिक सदर को 2 BMW गाड़ियाँ मिली, जिनकी मालियत बन रही थी तकरीबन 9.5 करोड़, जबकि उन्हें एक टोयोटा लेक्सस भी मिली थी, जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए थी। आसिफ अली जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ 2 लाख रुपए से ज़ायद अदा करके खुद रखी हुई थी। इसके अलावा भी डाटा आया है सामने, वो तकरीबन 50 लाख से ज़ायद के तहाइफ अपने साथ ले गए। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, उन्होंने भी मजमू करोड़ों रुपए के तहाइफ लाखों रुपए देकर रख लिए। सैकड़ों तहाइफ मुफ्त भी साथ ले गए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को मुख्तलिफ औकात में दर्जनों कीमती घड़ियाँ और ज्वेलरी बॉक्स मिले, जो उन्होंने कानून के मुताबिक रकम अदा करके रख लिए थे। तो ये एक वो मुतालबा किया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि इसको पब्लिक, अब फाइनली ये पब्लिक हो गया है, ये डाटा जो पब्लिक हुआ है। तो इसके बाद अब सिचुएशन क्या होगी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव वो लेकर चल रहे हैं, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, उनके केसेस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। प्रोग्राम में मुझे सना बुच्चा साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रही हैं। शुएब साहब हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ मैं। शुएब साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये एक बड़ा मुतालबा हो रहा था कि पिछला रिकॉर्ड सारा वो जो है वो पब्लिश किया जाए, पब्लिक हो गया है। इससे खान साहब के नैरेटिव पर आप समझते हैं फ़र्क पड़ेगा, और स्पेशली जो केसेस का सामना खान साहब कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सर, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखें, इस वक्त तक तो सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया गया था, वो था इमरान खान कि जी तोशा खाना से घड़ी चोर हो गया, जी घड़ी चोरी कर ली, फलां कर लिया। अब जबकि पोलिटिकली और अदरवाइज केस पे भी जब ये सारा रिकॉर्ड सामने आया है, अभी तो मैं भी वही देख रहा था आपके सामने, तो उसकी तफसील मैं देख रहा था। मरियम नवाज साहिबा 4% अमाउंट पे करके तो वो घड़ी लेती हैं। इसी तरह जो बाकी जो जैसे पहले भी ये बात अंडर डिस्कशन आती थी, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ गिलानी साहब, वो रूल्स के ख़िलाफ़ जो कि गाड़ियाँ नहीं ले सकते, वो गाड़ियाँ उठा के ले गए। और फिर तमाम वो लोग जो आज तक हुक्मरान रहे हैं और या उनकी फैमिलीज, सब के सब इसके बेनिफिशरीज हैं। तो वाई ओनली टारगेटेड टू इमरान खान, बाकी क्यों नहीं? बाकियों के फिर खिलाफ ये मैटर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि देखें, कानून और आइन सबके लिए बराबर होता है। जी बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है सर। आइन और कानून सबके लिए बराबर होता है। और तोशा खाना वाला ये जो मामला है, तो सर ये इस पे सभी की डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन खान साहब पे असल ये मामला थोड़ी है सर। असल मामला तो ये है ना कि वो जो चीज़ें लेके गए, उसकी जो असल कीमत थी उससे हटकर उसका तयन किया गया, फिर उसका जो रेट पे किया गया वो बाद में फिर अपनी इनकम में भी नहीं शो करवाया गया सर। तो मामला तो ये है ना बेसिकली। देखें, पहली बात तो ये है कि जब असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी मौजूद है ना कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट डिवीजन में, अगर उनके किसी बंदे को शोकॉज नोटिस नहीं मिला, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और रूल के मुताबिक पैसे दे के उसने ले लिया, तो फिर उसकी ये प्रॉपर्टी है, वो उसको चाहे रखे, उसको चाहे बेचे, उसको चाहे फेंक दे, वो किसी को गिफ्ट कर दे, कोई शख्स किसी से फिर पूछ नहीं सकता।
अनटिल एंड अनलेस के जब तक ये इल्जाम ना आए कि आपने अंडर वैल्यू किया है, और अंडर वैल्यू करने के लिए ये जरूरी है क्रॉस द बोर्ड फिर कोई कमीशन बनेगा जो सबके फिर उनकी कीमत एक्चुअल मालूम की जाएगी, और फिर उसके बाद ये पता चलाया जाएगा कि क्या इसकी अंडर असेसमेंट और अंडर वैल्यू अगर किया है तो फिर कौन वो जिम्मेदार है। तो वो शख्स जिम्मेदार होगा, ना कि वो जो बेनिफिशियरी है वो जिम्मेदार होगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक ये साबित ना किया जाए कि उस अथॉरिटी ने वो जो तोहफा आपने लिया, जो भी उस वक्त 15% था, 20% था या 50% हो गया था, लेकिन वो पे 15 और 20% के एतबार से किया गया, और जो पे किया गया सर वो उसके बाद जो घड़ियाँ या जो मामला जो चीज़ें जो तोशाखाना के प्राइजेस थे उसको बेचा गया, और बेच के जो पैसे हासिल हुए फिर वो भी तो नहीं शो करवाया गया ना सर। देखें वो क्वेश्चन फिर अलग हो जाता है, फिर आप उसको चोरी करप्शन और उस चीज़ों से पहले तो इस चीज़ को निकाल दें, वो चीज़ हो गई ख़त्म। अब आप आ जाएं कि आपने टैक्स डिक्लेरेशन में ये एसेट्स डिक्लेरेशन में आपने ये शो किया या नहीं किया। अगर तो आपने नहीं किया विद इन टाइम तो फिर वो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो जो सीट होती है वो जाती है, और अगर आपने शो कर दिया सब्सिक्वेंटली बेशक कर दिया तो वो तो बोनाफाइड इसमें जाता है कि जी आपके पास एक अमाउंट थी, आपने पहले अगर वक्त पे शो नहीं की सब्सिक्वेंट कर दी है तो वो टैक्स अथॉरिटीज उसको कंडोन करती हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी जो केस चल रहा है उसमें ये नहीं है, केस में ये है कि जो उसने टैक्स डिक्लेरेशन में डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ शो किया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो टाइम पे 1 साल की जो अमाउंट शो करनी थी वो नहीं की, वो सब्सिक्वेंटली शो कर दी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। वजह यह है कि इस पे ख्वाजा आसिफ की जजमेंट, शेख रशीद की जजमेंट बड़ी वाज़ेह है कि अगर आपके एसेट्स हैं, इवन वो फॉर्म फिल करते वक्त यहाँ तो आप जब MNA MPA बन जाते हैं तो वो सालाना गोशवारा जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो एज सच ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं होती कि अगर उसके मुकाबले में अगर आपसे कोई चीज़ रहेगी है बोनाफाइडली और अगले साल या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उन चीज़ों को आप कंप्लीट करके जमा करा देते हैं, लेकिन टैक्स डिक्लेरेशन में आपने जमा कराया हुआ है, तो वो कोई ऐसा फेटल नहीं है कि आप उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज शुरू कर दें जैसे ये केस चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल। और अगर फिर इस चीज़ को अगर सामने लाया जाएगा तो फिर तमाम वो लोग जिसने वो तोहफ़ उस वक्त लिए और इलेक्शन लड़े और उस वक्त ये तोहफ़ नहीं उसने शो किए थे, हाँ वो बेचे या वो रखे, दोनों सूरतों में उसको शो करना है। अगर किसी के भी डिक्लेरेशन फॉर्म में वो चीज़ नहीं थी तो फिर सबके खिलाफ वो एक्शन हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो कुछ ड्रामा था इस रिकॉर्ड के आने के बाद वो ड्रामा ख़त्म हो गया एटलीस्ट। जी सर, सना बुच्चा साहिबा भी मुझे जो है, अस्सलाम वालेकुम सना, ये वेबसाइट के ऊपर अब डाटा आ गया, पब्लिक हो गया, इस डाटा के पब्लिक हो जाने से क्या लगता है आपको, क्या वो जो परसेप्शन या वो जो नैरेटिव इमरान खान साहब के खिलाफ बना था उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये जो खान साहब का केस है, अगर तोशाखाना के हवाले से मैं बात करती हूँ तो खान साहब का केस इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उनमें वो तोहफ़ों को बेचकर फिर उससे जो पैसे आए वो पैसे अपने एसेट्स में शो ना कराने का मामला है। तो खान साहब के ऊपर बनने वाला नैरेटिव, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? मेरा ख्याल है खान साहब के अगेंस्ट जो नैरेटिव बना है उसमें वाकई वैसे भी कोई वजन नहीं है। आपको लगता है कि कोई पढ़ के अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है इस मुल्क में? इस मुल्क में आइन किसी ने पढ़ा है जिसको बार बार आइन की तश्कील और आइन की तशरीह और आइन पर चलने की बात करते हैं? उन्होंने कभी आइन भी खोल कर पढ़ा है? मेरा तो नहीं ख्याल। मेरा तो ख्याल है जब उनके कोई केस बनते हैं और उनको लगता है कि आइन की कोई स्ट्रिक्ट उनके ऊपर लागू होती है तो उनको अपने वकील से मशवरा कर लेते हैं। वकीला ने बहरहाल आइन पढ़ा है और वो अपनी तौर पर उनको बता देते हैं क्या लिखा है, तो डेटा से नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जितनी बातें मरियम साहिबा ने बिलो द बेल्ट अभी भी की हैं, और मैं अभी भी कुछ लोगों के साथ मिल रही थी जो बड़े PTI के फैंस हैं और वो मतलब काफ़ी अच्छे रीज़नेबल पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि मतलब उनकी कोई कमज़ोरियाँ हैं तो उनकी भी तो हैं, तो क्या हो गया, तो ऐसी क्या बात है, उनमें ऐसी क्या बुराई है? तो मैं कहूँ कि जो पावर ऑफ स्पीच होता है वो पावर ऑफ वर्ड से ज़्यादा बड़ा होता है। पढ़ने के बाद ओपिनियन फॉर्म करना इस मुल्क का मिजाज नहीं है। इस मुल्क का मिजाज ये है कि लोगों को बताओ, इल्ज़ामात लगाओ, कितनी आपने तकरीरें की हैं इससे फ़र्क पड़ता है, आपने कितनी तकरीरों में कितने नाम बदले हैं इससे फ़र्क पड़ता है, आपने कितनी तकरीरों में किसी का लिबास उतारा है ये इससे फ़र्क पड़ता है, आपने कितने लोगों के आईने लोगों को दिखाए इससे फ़र्क पड़ता है हमारी आवाम पर। अनफॉर्चुनेटली डेटा के आ जाने के बाद भी हम
और जैसे कुछ वकला हैं जो अभी भी बात कर रहे थे, वो शायद आई एम श्योर इसकी निट एंड क्रिटी में जाके बताएंगे हमें, लेकिन अवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरा तो ख्याल है किसी ने खोल के पढ़ना भी नहीं है, तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा शुएब साहब, खान साहब की लीगल टीम में शामिल रहे हैं आप, तो तोशा खाना केस के हवाले से आपके पास क्या मालूमात है सर? खान साहब पेश होने जा रहे हैं कर, अगर वो नहीं पेश होते हैं, अदालत क्या एक्शन ले सकती है? क्योंकि उनके वारंट कल पेश होने की मोहलत सर देकर मुअत्तल किए गए थे। मेरा ख्याल है कल तो शायद वो पेश नहीं हो रहे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, मीडिया के ज़रिए या कुछ दोस्तों के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज उनके जो पटिशन है उनकी लगी हुई है वो ये कि जी मुझे या तो ट्रांसफ़र कर दें सारे केसेस एक जगह पे, या वीडियो लिंक की वो फैसिलिटी मुझे दे दी जाए जो तमाम मुल्ज़मान को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ प्रोवाइडेड रही है या कोर्ट के नतीजे में है। वो 16 तारीख को फिक्स है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। मेरा ख्याल है कि जब मैटर सब जुडिस होता है बिफोर द हायर फोरम, जो लोअर फोरम होता है वो उसका इंतजार करता है कि वो जो कोर्ट का डिसीजन आ जाए। अगर तो उनको वो वीडियो लिंक की फैसिलिटी कल मिल जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि इसमें जमानत का इशू नहीं है। कोई खास वजूहत है? मुझे वैसे मेरे पर्सनल नॉलेज में नहीं है, वो प्रोबेबली यही बात होगी क्योंकि जो बेल बिफोर अरेस्ट पहले भी आई थी वो 21 तारीख को चली गई है हाई कोर्ट में, और उसकी वजह शायद ये दो हो सकती हैं, मेरे नॉलेज में एग्जैक्टली नहीं है। वजह दो सिर्फ यही हो सकती हैं कि दार है उनको लाइफ थ्रेट है, जिसका जो असल काज है, जो रूट काज है, जिसकी बुनियाद पर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं पेश हो रहे। और दूसरी बात यही हो सकती है कि एक मैटर सब जुडिस है बिफोर द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने अभी ये डिसाइड करना है कि क्या उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी देनी है, ट्रांसफ़र करने हैं केसेस, या सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। इन तीनों चीज़ों में से जो भी फाइनल फैसला करती है हाई कोर्ट, उसके बाद इनकी प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मामलात तो सर सिक्योरिटी के मामलात तो जो अदालत में पेश होने के हवाले से होंगे, तो फिर वही मामलात तो फिर रैली में पेश होने के हवाले से भी होंगे ना सर। तो रैली की क़यादत करेंगे लेकिन अदालत नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। देखें, दो बातें हैं। रैली में तो अब आपने देखा कि जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था तो उसके बाद उनको सख्ती से ये मना भी कर दिया गया था और कहा गया था कि आपने जो भी कंटेनर लेना है वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए, अगर गाड़ी है तो वो भी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए मेरा ख्याल है। और फिर उसके अलावा बंदोबस्त भी प्रॉपरली होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि जब वो रैली पे निकलेंगे नेचुरली वो इन बंदोबस्त का और इन अरेंजमेंट्स का वो अपने हाथ में होगी, वो करके निकल सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने का, अगर आपने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखा है तो वो किराए की बिल्डिंग्स हैं, वो इतनी पतली पतली गलियां हैं कि जहां आपके पास आप इंतहाई वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। तो नेचुरली अगर इस शख्स के ऊपर अटैक हुआ है हम उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते। सपोर्टर हैं शुएब साहब, वो कल खान साहब को कंटेनर की छत पर नहीं देखेंगे। अगर खान साहब रैली की क़यादत कर रहे होंगे तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर होंगे, शीशों से शायद खान साहब दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे ही होगा। मेरा ख्याल है कि देखें ना, उनके जो भी जलसे हुए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा अपने हिसाब से इंतज़ाम और इंसराम करके निकले हैं। जो उस दिन की रैली थी, जो इस दिन उनका था वज़ीराबाद वाले हमले वाला, वो इंतज़ाम प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से ज़ाहिर कंटेनर के अंदर से भी गोलियां लगी, ऊपर से भी गोलियां गईं और एक शख्स शहीद भी हुआ और इनको भी गोलियां लगी। मेरा ख्याल है वो तो फिर उनकी पर्सनल और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको इस अगर जलसे और मजमे में जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस होने हैं। ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी एक थ्रेट था और उसके बाद उनकी शहादत भी हुई। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इमरान खान साहब की, कोई भी पॉलिटिकल अल्लाह उनको जिंदगी रखे और कोई भी तमाम इंसानों की। सर सना बुच्चा साहिबा, ये खान साहब के आज का रैली मुलतवी करना, इस फैसले को आप क्या कहती हैं? ये सियासी दानिशबंदी कहेंगी या इसे खौफ कहेंगी? और फिर इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया, उस रिएक्शन को कैसे देख रही हैं आप? खासतौर पे मरियम साहिबा के जिस तरह का रद्द-ए-अमल था, मुनासिब था? नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई भी रवैया इस वक्त मुनासिब नज़र नहीं आ रहा किसी का भी, और माजरत के साथ और बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में हम हैं कि इस मुल्क में गालम गलोच इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। देखें, अगर आइन की किसी ने मानी होती तो आज ये मामलात ही ना हो रहे होते, हमें अपनी गला फाड़ फाड़ के लोगों पर इल्ज़ामात ना लगाने पड़ते। लेकिन दैट सेड, इमरान खान साहब ने जो आज ज़ाहिर है कि पंजाब जो इंटरिम सेटअप है वहाँ पर जो हुकूमत है, उन्होंने सोचा कि 144 नाफिज कर दिया जाए। आपको याद होगा पहले 7 दिन के लगा था, फिर इस पे
पे कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर ये हटा दिया गया, फिर ये लगा दिया गया। मतलब दफ़ा 144 भी मजाक हो गया। मतलब पहले तो आइन को मजाक बनाया, फिर कानून का मजाक बनाया, फिर अदलिया का मजाक बनाया, पहले फ़ौज का मजाक बन चुका है। मतलब इस मुल्क में किसी इदारे को इन्होंने या किसी भी ऐसी चीज़ को इन्होंने नहीं छोड़ना जिसको ये मतलब कम से कम गंदा ना कर दें। तो अब तो उन्होंने दफ़ा 144 का भी जो है मेरा ख्याल है वो भी मजाक बन गया है। इमरान खान साहब देखिए, उनकी जो थ्रेट है वो ये है कि मेरा ये ख्याल है इमरान खान साहब को कोई गोली की ज़रूरत या कोई गोली का ख़दशा नहीं है, उनको किसी इंसान से खदशा है। वो ये समझते हैं कि सादा मलबूस लोग मुझे उठा के ले जाएंगे और फिर जिनको वो साइकोपैथ कहते हैं या डर्टी हैरी कहते हैं, फिर उनके हवाले कर देंगे या वही लेकर जाएंगे और उसके बाद उनके साथ कुछ बुरा होगा। ये उनका खौफ है और ये अंडरस्टैंडेबल भी हो सकता है, जस्टिफाइबल भी हो सकता है। वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक इस बात से यही समझी हूँ। तो देखिए, क्योंकि वो अपने लिए जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो ठीक है, वो बम ब्लास्ट वगैरह के मामले होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने अनरीजनेबल अभी मेरा ख्याल है कि लोग नहीं हुए। अच्छा, एक और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की आप बात कर रही हैं, तो एक और प्रोटेक्शन, खान साहब ने अमरीकी रुकन कांग्रेस से फ़ोन पर रब्ता किया है जिले शाह वाले मामले पर, अरशद शरीफ वाले मामले पर, और हुकूमत की तरफ से उनके हिसाब से जो सख्तियाँ हो रही हैं उस पर बात की है। तो एक तरफ से ना अमरीकी ग़ुलामी से निजात के लिए अवाम को निकालते हैं और दूसरी तरफ अमरीका से ही मदद मांगने पर मजबूर हो गए, ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका हुकूमतों को चलता करती है लेकिन इंसानों के हुकूक की बड़ी अलमबरदार है। इसलिए ये खुद एक बड़ी डाइकोटमी है, ये खुद एक बड़ा तज़ाद है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में इमरान खान साहब ने नहीं किया, बहुत सारों ने किया, लेकिन हाँ, इमरान खान साहब के इंस्टेंस में ज़रा डायरेक्ट हो गया है। उन्होंने पहले कहा मेरी हुकूमत उन्होंने भेजी, फिर उन्होंने कहा जी मैं इनको माफ़ करता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी भी मुअम्मा है कि वो खेल में क्या हो गया, और वो खेलने में हम जो है वो अपने IMF के लोन से भी गए हम, और दुनिया में भी बदनाम हुए। उन्होंने भी अपने लिए बदनामी मोल ली। फिर तमाम सोशल मीडिया, तमाम फॉरेन मीडिया को उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे वो कोई और कुछ बात करते रहे। जैसे वहाँ पे ट्रांसलेटर्स तो होते नहीं अमेरिका में, कोई टीवी तो पाकिस्तान के देखता नहीं है, उनके जो उर्दू के जलसे हैं वो वहाँ पे नहीं ट्रांसलेट करके पढ़े जा सकते। मतलब इनको पता होना चाहिए कि उनकी भी सोशल मीडिया टीम है, अमेरिका में भी एक सोशल मीडिया टीम है, सिर्फ आप ही की नहीं है। तो मेरा ख्याल है बड़ी ये तज़ाद है। लेकिन देखिए ना, अवाम इस हद तक इसमें पानी में डूब चुके हैं कि अब आप उनको निकाल के सुखा भी लें तो वो गीले ही रहेंगे। सही। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ आमिर मीर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके कुछ स्टेटमेंट सामने आए मेरे शुएब साहब। जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान और यास्मीन राशिद साहिबा गिरफ्तार होंगे। इमरान खान इस मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो मजीद कह रहे हैं कि शवाहिद मिटाने और मस्क करने के जुर्म की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो चुका है और 1 आध दिन में पुलिस जो है ना वो गिरफ्तार कर लेगी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कह रहे हैं सर। बड़े अफसोस की बात है। वैसे मैं अभी कल, बल्कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले के बाद कल पहली दफ़ा उनको मैं मिलने गया था, मैं लाहौर में था, तो मुझे सबसे बहुत अफसोस हुआ। कल मैंने आपको लाहौर के लोगों की आपको मैं बताऊं, वो लोग जो बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, या इवन ज़मान पार्क के ऊपर जो जलसा और मेला लगा हुआ था, मैं बहुत सारे लोगों को मिला वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यकीन करें, जितनी नफ़रत पैदा हुई है हमारी स्टेट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और हमारी पुलिस के ख़िलाफ़, और इवन जो इस इंटरम सेटअप में ये ख़राबी पैदा कर रहे हैं। देखें, एक मर्डर हुआ है, एक कस्टोडियल टार्चर में मर्डर हुआ है, वो सामने नज़र आ रहा है, आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, बंदा वैन में है, जेल वैन में है। आप कहते हैं कि जी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई एक पैंतरा बदला है, पहले दिन 302 की FIR काट दी उन्हीं के खिलाफ जो असल मुद्दाई हैं। यानी इमरान खान का वो एक शहदाई है, वो उसका लाडला है, वो और बच्चा भी स्पेशल है। यानी वो बेचारा ज़हनी तौर पर वो कलंदर मलंग आदमी है। और अच्छा जो भी है, आपने एक कस्टोडियल टार्चर हो गई, किसने किया किसने नहीं किया। आप एक मलंग बच्चे को एक उठाकर पहले 302 कर देते हैं, फिर उसके बाद मरियम नवाज की ऑडियो लीक आ जाती है, और फिर उसको इशू बना के 3 दिन से आप ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये एक एक्सीडेंट है। चले हम मान लेते हैं आपकी बात दुरुस्त होगी कि एक्सीडेंट होगा, चलो इसको प्रूव कर लो। तो फिर आज फिर वो रिवर्स हो गया कि नहीं जी इमरान खान इसमें कातिल है। यार खुदा के लिए कितनी एक नफरत पैदा करोगे अपने खिलाफ। और तुम्हारा इंटरम सेटअप, तुम्हारा काम है सियासत करना, तुम्हारा काम है भाई डे टू डे अफेयर चलाना। तुम इलेक्शन कराओ और ऑपोजिशन के दरमियान, सर सियासी जमातों के दरमियान
रस्साकशी चल सकती है, खींचातानी चल सकती है, लेकिन अगर आपने ज़िले शाह की वालदा को सुना हो ना सर, वो बहुत अजियत में, और वो सिर्फ खान साहब से जवाब मांग रही हैं कि मेरा बच्चा खान साहब की हिफाजत करने गया था लेकिन उसकी हिफाजत नहीं की गई, तो मेरे बच्चे का जवाब दे। तो सर ये लम्हा फिक्रिया है तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, उनकी तमाम जमातों के लिए, जहाँ कारकुनान जो है ना वो अपनी जानें देने आ जाते हैं, लेकिन उनकी जानों का क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब रहनुमा हैं काफ लीग के, साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहती हूँ जी। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब रहनुमा काफ लीग मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सबसे पहले तो सर तहरीक इंसाफ से राहें अलग करने के बाद आप कई सियासी जमातों से राब्ते में थे, लेकिन आपने सियासी सफ़र के लिए मुस्लिम लीग काफ को चुना। इस वक्त काफ लीग खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट दीगर जमातों के मुकाबले में अवामी मकबूलियत भी कम है, तो फिर इस फैसले की क्या वजह बनी चौधरी साहब? जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत आपका अहम सवाल है। देखिए, मैं पाकिस्तान आया था एक जज्बे के तहत, एक सोच के तहत कि पाकिस्तान में हमने एक ऐसा जमहूरी निज़ाम लाना है जैसे बरतानिया में और दूसरे दुनिया के मुल्कों में होता है। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त जो है नजर ये आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये बहुत ही ओपिनियन पोल्स में भी कहीं नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे जो 10 MP हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, 2 MN तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि मैं इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं एक पार्टी बनाना चाहता हूँ जिसमें लोगों को हम सोल्यूशन दें कि इस मुल्क में चैलेंजेस हैं, जो इस मुल्क के इश्यूज हैं, गुर्बत का खात्मा है, तालीम को बेहतर बनाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, जो कर्जे हमने लिए हुए हैं उनका कैसे उनकी रीपेमेंट करनी है, एनर्जी हमारा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, महंगाई हमारा बहुत क्राइसिस है। तो हमारे किसी भी पार्टी जो है जब अपोजिशन में होती है तो इक़्तिदार की जंग लड़ती है, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। तो मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में और महीनों में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के लोगों को। चौधरी साहब आपने इरादा किया है, चौधरी साहब आपने इरादा किया है सर कि पार्टी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। सर ये कैसे मुमकिन है कि आपको पार्टी में सदारत क्या नायब सदारत वगैरह दी जा रही है क्या? एक तो मैं पंजाब का जो है मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँगा और दूसरा मैं पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। तो इंशाल्लाह हम ये पंजाब की पार्टी नहीं होगी, हम इसको बलोचिस्तान में, हम इसको सिंध में, KPK में, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह इंशाल्लाह। सर कुछ हफ्ते पहले आपके साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से और मखदूम अहमद महमूद साहब जो कि साबिक गवर्नर पंजाब थे, उनसे मुलाकात हुई थी और ये खबरें भी आई कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। वहाँ क्या रुकावट बनी, वहाँ मामला क्यों नहीं बन सके सर? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बहुत दरीना रिश्ता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लीडर थी और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है। उन्होंने हमेशा अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल उनका रहा है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और मेरा उनके लिए बहुत एहतराम का रिश्ता है। लेकिन मेरे जो हमने दोस्तों से मुशावरत की बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, तो उनकी अक्सरियत की राय ये थी कि मुझे अपनी पार्टी जो है बनानी चाहिए। तो जब चौधरी शुजात साहब से मेरी मीटिंग हुई तो चौधरी शुजात साहब ने, वो बहुत माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने कहा कि नए स्ट्रक्चर बनाने, नई पार्टी खड़ी करनी बड़ा लंबा काम होता है, तो आप ये पार्टी जो है हम इकट्ठे मिलके इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा सर, वैसे आपकी हमेशा ख्वाहिश रही है, आप मैदान में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो क्या इस बार आप को मैदान में देखेंगे हम, और कौन सा हलका है जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? मेरा इस वक्त चैलेंज है वो, मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, पार्टी को जमहूरी बनाना चाहता हूँ, ग्रास रूट पे लोगों की मेंबरशिप मौज करना चाहता हूँ और फिर मैं पाकिस्तान में ये ट्रेंड चेंज करना चाहता हूँ कि पार्टी का लीडर जो है वो ओहदे तकसीम करे। मैं समझता हूँ कि वर्कर्स जो है वो, जो मेंबरशिप है वो फैसला करे कि उनका लीडर
जो है यूनियन काउंसिल में कौन है, उनका लीडर सूबाई असेंबली में किसको बनाना चाहते हैं, वो MNA किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं MNA के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट का सदर किसको बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टियों में जमहूरियत उस वक्त आएगी जब नीचे से ऊपर आएगी। हमारी हमेशा सियासत ये रही है कि ऊपर से नीचे जा रही है, तो इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उसके अलावा एक इशू है मेरा, चूंकि गवर्नरशिप का इशू है और इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नर जो है वो 2 साल के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं है, तो वो भी अभी क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह इवेंचुअली तो मैंने डेफिनेटली इलेक्शन भी लड़ना है और हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है इंशाल्लाह मेरे हैं जहन में, जहां से मैंने इलेक्शन। चौधरी साहब, मियां साहब से कोई राब्ता है सर? उनकी वापसी कब तक देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं 1 साल से हूँ, अपना तहरीक इंसाफ से मेरे रास्ते जुदा हुए हैं, लेकिन इस दौरान मेरा कोई किसी किस्म का भी नवाज शरीफ से राब्ता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क उनका भी है, उनको वापस मुल्क में आना चाहिए और अपना सियासी जो है रोल जो है इस मुल्क में अदा चौधरी साहब, सर आप मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों जमातों की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और दोनों ने ही आपको पंजाब का गवर्नर भी बनाया। दोनों की सियासत में सर क्या फ़र्क महसूस किया आपने, और किसकी हुकूमत आप समझते हैं कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर रही है? देखिए, हर जो पार्टी है उसमें स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में उनका गवर्नर रहा तो उनकी गवर्नेंस जो है डेफिनेटली पंजाब में हमारी गवर्नेंस से बेहतर थी। लेकिन जब 1 साल में मैं समझता हूँ कि PDM की जो गवर्नेंस है उससे लोग जो हैं वो नाखुश हैं, वो लोगों की तवक्कात पे पूरे नहीं उतरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें माशी हालात को दुरुस्त करने के लिए फैसले जो हैं करने चाहिए, कंसेंसस पैदा करने चाहिए। हुकूमत को भी मैं कहूँगा और मैं तहरीक इंसाफ की भी लीडरशिप से अपील करूँगा, चाहिए बैठ के हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर विजन। आप लेट्स सी अब इस पर अमल किस तरह से होता है। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो बात करती हूँ। सेंसस का आगाज़ हो गया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात जो हल्का बंदियों की, नई हल्का बंदियों की मरदमशुमारी की बेहतरी की बात करी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होने वाली है इस वक्त मरदमशुमारी पर एतराज़ है, लेकिन MQM खामोश है। इस खामोशी की वजह क्या है? फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे जानें। वेलकम बैक वंस अगेन जी। याद होगा आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ दिनों पहले मरदमशुमारी के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया तो वजारतें छोड़ने की धमकी बिलावल साहब ने दी थी। अब CM सिंध उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाए गए हैं और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो हम इस मरदमशुमारी को मानेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पिछले 4-5 सालों से इस केस को लेकर आगे चलती रही है, पिछली हुकूमत से भी मरदमशुमारी का मुतालबा करती रही है, मौजूदा हुकूमत से भी इसी तरह के MOUs पर साइन किया था, तो वो क्यों खामोश है? मुझे फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक सत्तार साहब। इससे पहले कि मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, ज़रा सुन लेते हैं सर मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे हैं, फिर आपका जवाब लेती हूँ। सुनवाइए जी। सेंसस हमारे लिए जितने इंतखाबात जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है। हमारा मौक़िफ़ ये है 2017 की रिपीट ना हो, एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। इस पर डिजिटल सेंसस चल रहा है, ये तैयारी सही नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है, इन टैबलेट्स को दुरुस्त करें। मेरे घर पे अगर आते हैं, मेरे से डेटा लेते, कॉपी मुझे जरूर दें। नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब को उस खत की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है, परसों मंडे को उनको फोन करूंगा। अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा दें। फारूक सत्तार साहब, ये बिलावल साहब एतराज उठा रहे हैं, वजीर आला सिंध वो धमकियां लगा रहे हैं, आप लोग क्यों खामोश हैं? आपकी क्या राय है इस सारे मामले पर? मैं ये समझता हूँ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि उन्हें डर है कि ये MQM के मुतालबे और MQM के ईमा पर मरदमशुमारी हो रही है, और हो सकता है कि बावजूद पीपल्स पार्टी की कोशिशों के इस मरदमशुमारी में कराची की जो आधी से ज्यादा आबादी लापता कर दी गई है वो बाजियाब हो जाए। तो मेरे ख्याल में इस डर से, और क्योंकि उनकी जो मसनूई अक्सरियत है दही सिंध या रूरल सिंध की आबादी जो हमेशा कराची, हैदराबाद, सिक्कर या सिंध के शहरों से ज्यादा जाहिर की जाती है, जबकि दुनिया भर का इन्फ्लक्स कराची में पूरे मुल्क
में के हर इलाके से लोग कराची में आते हैं रोजगार के लिए, यहाँ पर एक माशरत के लिए, शहरियत के लिए। और इसलिए भी मैं समझ, फिर अफगानी, बंगाली, बर्मी, वियतनामी, ये तो आलमी जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं वो कराची में रहती हैं, कराची में। लेकिन कराची की आबादी को डी फैक्टो नहीं गिना जाता, डी जैरो गिना जाता है। तो हम जब शोर करते हैं तो शायद अब हमारी आवाज सुनी जाए और अब थोड़ा बहुत कराची की सही आबादी शायद आ जाए। हमारी भी खदशात होता है, आपको बता दें। तो इसलिए उन्हें ये डर है कि कहीं अगला वजीर आला कराची से ना आ जाए, सिंध के शहरों से ना आ जाए, कराची की नशिस्तों में 2 गुना ना हो जाए, 40 यानी 21 कौमी असेंबली के 42 ना हो जाए, कोई तकरीबन 40, 45, 50 जो है वो सूबे की है, वो कहीं 100 ना हो जाए। तो असल डर ये है इन्हें, इसलिए ये जो है ना वो जो कहते हैं ना, जैसे ये शोर मचा रहे हैं। वरना तो देखिए इनके सामने कैबिनेट में ये पास हुआ, ये सारी चीजें सेल्फ इन्यूमरेशन का और डिजिटल मर्दमशुमारी का। और डिजिटल में है क्या, इन्यूमरेटर के हाथ में टैबलेट है ना, करना तो इन्यूमरेटर है। और 80% इन्यूमरेटर तो इनके स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा और मुलाजमीन जो है वो लगाए हुए हैं। तो हमें तो उल्टा खदशा है कि ये कराची में जैसे कई जिलों में ये इन्यूमरेटर बताते हैं कि उन्हें कहा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ना शामिल करें। फिर देखिए हमारा असल मसला क्या है, पहला डी फैक्टो होनी चाहिए, डी जैरो नहीं, लेकिन अभी भी शायद डी जैरो हो रही है। तो हम भी फिर मुस्तरद करेंगे हमारे। तो फारूक भाई आप अभी भी अगर कह रहे हैं यानी शुबात हैं तो एमके भी मुस्तरद कर देगी और पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर देगी, तो फिर सिर्फ मर्दमशुमारी का फायदा क्या होगा? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इसलिए हो रही है कि एमकेएम के खदशात को दूर करना है तो फिर कराची की सही आबादी को गिना जाए। अगर हमारे खदशात दूर नहीं होंगे तो फिर आपने आबादी गिनी नहीं गिनी, वही आधी आबादी दबा दी गई। 16,000 ब्लॉक बने, एक ब्लॉक में 250 घर है, 1600 को 2.5 से ज़रब दें 40 लाख, 40 लाख हर घर में 5 अफराद हैं, मल्टीप्लाई करें 5 से उसको, तो ये 2 करोड़ बनते। तो ज्यादा पहले 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई, अब 1 करोड़ 90, 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 दिखाएंगे। ये हम नहीं मानेंगे। कराची का कोई शहरी, यहाँ हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी। यही तो आगाज से सवाल उठा रही हूँ सर। पीपल्स पार्टी तो सर हुकूमत का साथ ना देने तक की धमकी दे रही है। अगर आपको एतराज है, एमक्यूएम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर खामोश क्यों है आप? नहीं देखिए, हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात में ये बात कह रहे हैं कि अब कोई वजह नहीं कि हम भी हुकूमत में रहें, हमें भी उसूल और हुकूमत से बाहर आना चाहिए। और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो उनसे हमारे जो माहिदा है बिला वजह का ना मतलब है कि उसमें एक शिक पर अमल नहीं हुआ, ना बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल मिले। 140 की जो हमारी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे अप्रूव किया, ना उसके मुताबिक कोई कानून में तरमीम हुई 2013 की बल्दियाती कानून में, ना बल्दियाती हल्का बंदियों में 70 सीटें हमारी वापस की गई। तो पीपल्स पार्टी तो कहीं पर हमारे साथ नहीं खड़ी है। तो फिर हम चाहे को पीपल्स पार्टी के साथ लगे रहे, चिमटे रहे, या पीडीएम की हुकूमत में भी रहे। शहबाज शरीफ से भी हमारा सवाल है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। फारूक भाई, पीपल्स पार्टी का जो एतराज है ना कि सिंध में सर तारिकीन वतन का हिस्सा जो है वो 75% आबादी सिंध में रिहाइश पजीर है, और यकीनन सर इसका बहुत बड़ा हिस्सा कराची में होगा, तो उनके लिए अलग प्रोसेस होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी रहता है उसे गिना जाए, तो क्या आप गैर मुल्की तारिकीन वतन को भी गिनवाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल एक एक शहरी गैर मुल्की तारिकीन वतन, बंगाली हो, अफगानी हो, बर्मी हो, वियतनामी हो, कराची में रहता है, खाता यहाँ है भाई, यहाँ की सहूलतें इस्तेमाल करता है। और जो भी टैक्स, इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कोई चीज खरीदता है उसके टैक्स दे रहा है, कमाई आ रहा है, मेहनत यहाँ कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है। उसके बच्चों का भी तालीम कहाँ के अगर यहाँ रह रहा है भाई, तो एलियन में गिने, लेकिन गिने कराची की आबादी में। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आबादी को अलग गिना जा रहा है, उसे भी कराची में गिना जाना चाहिए। मुझे इस बात का गम नहीं है कि निस्बतन महाजिरों की आबादी, अगर ये सारी आबादी गिन ली गई तो कम हो जाएगी। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कराची का अमन पसंद है, कराची का इस्तेहकाम, कराची का अमन इस्तेहकाम, पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम। क्या सर आपने विफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है? बिल्कुल किया है, हमने एक एक चीज पर वफाक को खत लिखा है, सेंसस कमिश्नर को खत लिखा है, हम सारे खदशात से आगाह कर रहे हैं उनको। लेकिन अगर इस मरतबा इंसाफ नहीं हुआ तो हमें फिर ये भी बताया जाए कि अब हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। ये भी फिर हमें बताया, हम पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं है, हम क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
कराची पाकिस्तान, और यहाँ सिर्फ उर्दू बोलने वाला नहीं है, मेमन गुजराती, काठियावाड़ी, पूर्वी, मारवाड़ी ये नहीं है, बल्कि यहाँ सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, यहाँ पाकिस्तान के हर कश्मीरी हर इलाके में। बात कुछ समझ आई है आपकी, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप लोगों के हवाले से एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वजह से आप इस वक्त खामोश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तार साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अगर हम कमेंट थोड़ा सा टाइम देकर अगर हम शामिल कर सकें तो। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये समझ रही है कि आप लोग जो इस वक्त एतराज़ात उठा रहे हैं, बिलावल साहब ने तो वजारतें छोड़ने की बात कर दी, फिर साथ साथ अब आज वज़ीर आला साहब भी बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ MKM के खौफ से है सर कि कराची से वज़ीर आला आ जाएगा, कराची की सीटें बढ़ जाएंगी, MKM ये समझती है सर, ऐसे ही है? देखिए जी, हमें कोई मर्दमशुमारी के खिलाफ कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि मर्दमशुमारी हो, पर हमने जो है ये बड़ा क्लियरली बताया है कि हमें एतराज है कुछ, वो एतराज एक करेक्शन ले लीजिए, कह रहे हैं कराची का वज़ीर आला आ जाएगा, इस वजह से आप लोगों को एतराज है। बिल्कुल, वज़ीर आला कराची का क्यों ना आए, हम क्यों अपोज करेंगे कराची के वज़ीर आला को? सिंध में से कहीं भी वज़ीर आला आ सकता है, सिंध कराची से आए, मीरपुर खास से आए, कहीं भी आए, सिंधी। हमने, आपने देखा होगा, हमने कभी भी किसी भी सूरत में कभी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया, बल्कि हमने तो इनकरेज किया। आप देखेंगे हमारे यहाँ एडवाइजर्स भी हैं उर्दू स्पीकिंग, हमारे यहाँ पार्टी के हमारे लीडरशिप में बहुत ज़्यादा हमने उनको रोल दिया, तो वी विल नेवर अवॉइड एनीवन बीइंग, पर ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज। जो डिजिटलाइज जिस तरह से लोगों ने किया है उसमें लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, और इंटीरियर सिंध में जो है वो टेक्निकल नॉलेज, वो नो हाउ नहीं है, तो वी विल गेट इट डन इंशाल्लाह, पर हम सिर्फ तरीक़ेकार जरा बेहतर रखना चाहते हैं। तैमूर साहब, मैं आपसे इससे डिटेल में बात करना चाह रही थी, लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। इनफैक्ट मैंने इजाफी टाइम लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल किया, लेकिन सवाल फिर यहाँ पे यही बनता है ना कि अगर दोनों पार्टीज मर्दमशुमारी के ऊपर अपने एतराज़ात लेकर आती हैं, तो फिर इस मर्दमशुमारी का फ़ायदा क्या होगा, और फिर वही धरने एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा क्या? बहरहाल जी, नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।